गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप कृतिका का हम पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। सीबीएसई की तरफ से आपके पास पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4 आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो पाठ 2 शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें, ये मृदुला गर्ग का है पाठ, मेरे संग की औरतें। और इस पाठ में मृदुला गर्ग हिंदी की प्रमुख लेखिका हुई हैं। इन्होंने जो है अपनी माताजी, अपनी दादी माँ और अपनी नानी के बारे में लिखा है कि किस प्रकार की महिलाएं थीं, उनके जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है। अपनी बहनों के बारे में लिखा है। मेरे संग की औरतें की मतलब वही महिलाएं जो मेरे संग में पली बड़ी हैं, मेरे जिनके साथ में मैं पली बड़ी हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करती हूँ अपनी नानी से। मेरी एक नानी थी, जाहिर है सभी की होती तो मेरी भी हैं, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ करनी पड़ी। ये तीनों बहनें, मृदुला गर्ग और इनकी बाकी की 2 बहनें और हिंदी में लेखिका हुई हैं, हिंदी की लेखिका हुई हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि शायद हमने नानी से कहानी नहीं सुन पाई, इसीलिए जो है हम तीनों बहनों ने बाद में हिंदी साहित्य को अपनाया और उसमें कहानियाँ लिखनी शुरू की। ठीक, नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म यानी उसके असली जो बात थी जो उसमें समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। विलायत यानी विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। ठीक है, फिर पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुझे मतलब हमेशा पर्दे में रहना, किसी से कुछ बात न करना, कोई शिकायत न करना। लेकिन जैसे ही जो है उन्हें लगा कि अब उनकी मृत्यु नज़दीक है, वो मुँहजोर हो गई, यानी एकदम से जवाब देने लगी, कुछ कहने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। जब तक जो है वो स्वस्थ थी, सुरक्षित थी, तब तक जो है वो हमेशा पर्दे में रही। पर्दे का मतलब किसी बाहरी व्यक्तियों से, पुरुष से बात न करना। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को मौत के करीब पाया, तो उन्होंने क्या है लेखिका के नाना से कहा कि वो उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानसी औरत ने प्राय मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश किया। बीवी के हुजूर में पेश किया मतलब बीवी के सामने पेश किया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप ही तय करेंगे। वर यानी पति, मेरी बेटी के लिए जो है लड़का आप ही ढूंढेंगे, पति आप ही ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। फरमानदार का मतलब होता है बेटा, फरमानदार यानी उनके जैसे, साहबों के रिश्तेदार, साहबों जैसे साहब से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा थी। खैर, इस तरह
मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का प्रयास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वह कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत ही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की कोशिश नहीं की। धोई पोंछी और छींके पर टांग दी मतलब घर में जो कीमती बर्तन होता है, जैसे कांच का नाजुक बर्तन जो होते थे, तो पुराने लोग क्या करते थे, फटाफट उसको धोया, सूखे कपड़े से पोंछा और छींके पे टांग दिया, यानी सुरक्षित जगह पे रख दिया जहाँ उसको कोई चोट ना पहुँचे। क्यों नहीं, उसकी दो वजह थी ऐसा जो है। लेकिन मेरी माँ को जो है किसी ने घर में कोई तकलीफ नहीं दी। उसकी दो वजह क्या थी? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खास से अभिभूत थे। साहब लोग, जो अंग्रेजों के साहब लोग थे, उनके अभिभूत थे, यानी उनकी गुलामी करने के लिए उनसे डरे सहमे रहते थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांच क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी में तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उसमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। ठीक है, उनसे कोई कठोर काम करवाते नहीं था, घर का कोई काम करवाते नहीं थे, लेकिन कोई भी घर में कार्य होता था तो लेखिका की माँ की राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर, उनकी राय जो है पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। ठीक, जो वो कहेंगी वही होगा। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। हम हाथी से हल नहीं जुतवाया। उनकी माँ अमीर घराने की थी तो इसलिए उससे हाथी कहते थे। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की मामूलात परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मौजूद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी अपने बच्चों की देखभाल में लगे रहते सिवाय उनकी माँ के। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वह घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में
और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्यों ने उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। पहला, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वह एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक है, पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो। माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से सर के अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक सेट के मतलब परंपरागत जैसे महिलाएं होती है उनके जैसे मेरी माँ और मेरी नानी होते तो गनीमत थी। मतलब कुछ और महिलाएं भी हैं जो है लीक से हटके थी। वो कौन थी? इस अपनी एक परदादी भी थी। इस पर अपनी एक दादी की से भी बड़ी, ठीक है, परदादी, पापा की दादी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार से बाहर चलने का, लोगों से हटके चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा की फजल से उनके पास कभी 2 से अधिक ज़्यादा धोतियाँ हो जाए तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी पोतोहू यानी पोते की बहू का पहला बच्चा क्या हो? लड़की हो। जबकि उस समय समाज में जो है लड़कियों को इतनी अच्छी दशा नहीं थी, लड़कियों को इतना अच्छा नहीं माना जाता। लड़कियों का होना, लड़के की ज़्यादा ख्वाहिश रखी जाती है समाज में, लड़का होना शुभ माना जाता था, लड़के को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, मेरी परदादी ने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पोतों का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रिवायती मन्नत मांगकर ही उन्होंने चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बददस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी की पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाई उसका उन्हें यह गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी।
भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीवार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी दीवार शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगरा फिरिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माजी ने कहा। जी मैं चोर झिल्लाकर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख, कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जान लिया कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। माँ जी बोलती, हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी पिला तो, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर बोलता है। हाँ कहा न, रगड़ कर धो लीजिए। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा जो पानी पिलाएगा? ठीक है, भगवान वहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियाओं के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग से मतलब दुर्भाग्य से। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर
सत्ताधारियों से लड़ते झगड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बददस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? ऐसे ये उस समय रोई जिन्हें जश्न देखने नहीं जाने दिया। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया के बहलाती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझ पाती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारम जो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, यानी शौक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करो या कोई और काम पकड़ो। उस वक्त ब्रदर्स कारम जो मुझे देने से क्या तुक थे, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने घर की अन्य महिलाएं, अपनी माताजी, अपनी नानी और अपनी परदादी के बारे में बताया कि किस तरीके से वो भी आज़ाद ख्यालात की महिलाएं थी। अपने अपने जो है तौर पे उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का प्रयास किया, किस तरीके से वो अपने जीवन में आज़ादी के महत्व को समझती थी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।